दोस्तों नमस्कार। मोदी सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक बात बताने जा रहा हूँ। ये सिंध प्रांत का इतिहास है। यहाँ पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था अरबों का, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ये इतिहास जो है ईसावाद 7वीं शताब्दी का है। दोस्तों, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि ईसावाद और ईसा पूर्व क्या है। तो जैसे ईसा शब्द है यानी ईसाई, जो ईसाइयों का धर्म है वो 0 से स्टार्ट होता है और 0 के नीचे जब आता है 1 2 3 4 इस तरह से जैसे आता है तो वो ईसा बाद कहलाता है। और जब ये ईसा पूर्व होता है तो 0 के ऊपर जब चलता है 1 2 3 4 तो ईसा पूर्व कहलाता है। इससे लोग समझ जाएंगे कि ईसा बाद और ईसा पूर्व क्या है। तो साथियों, यहाँ पर जो है एक चचनामा जो है वो इस ग्रंथ को जो अनुवाद किया है वो एक अरबी, और इसका नाम है अली खूफी उसी का नाम है। ये चचनामा उसी ने जो है अनुवाद किया है। ये 13वीं शताब्दी का है। 13वीं सदी में इस पुस्तक को अरबी भाषा में लिखी गई थी, जिसके बाद फारसी में अनुवाद किया। ये अनुवाद करने वाला कौन था? अली खूफी। इस पुस्तक में 7वीं सदी के सिंध प्रांत का जो विवरण है वो मिलता है। चचनामा सिंध का सबसे पुराना इतिहास है। इसे चीनी यात्री जो वैनसांग थे वो भी 7वीं सदी में आए थे। उन्होंने भी इस चचनामा के विषय में वर्णन किया है। इसीलिए ये चचनामा जो पुस्तक है ये और भी अधिक विश्वसनीय हो जाती है। कि विश्वसनीयता जो है और अधिक बढ़ जाती है। चचनामा कई कारणों से एक मूल्यवान ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये भी माना गया है कि ऐतिहासिक ये ग्रंथ है। ये हमें साफ साफ बताता है कि 7वीं सदी में बौद्ध धर्म सिंध प्रांत का ये मुख्य धर्म था। श्रवण शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में कई बार प्रयोग किया गया है और बौद्ध मठों का, चैतों का, बौद्ध विहारों का भी उल्लेख बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अब सिंध प्रांत के उस समय का जो राजा है वो राय सासी है। अब राय सासी जो है कुछ समय बाद वो बीमार हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी जो आयु के क्षण है वो कम होते जाते हैं। इधर उसकी जो रानी थी उसका प्रेम प्रसंग चच नाम के ब्राह्मण से हो जाता है। राजा के मृत्यु के बाद रानी चच को अपने महल में बुलाती है और ये बुला करके बताती है कि राय जो राजा है उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनका परिवार है, और ये परिवार जो है या उनके रिश्तेदार जो है हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इस रानी का नाम सुहांदी है। तो
वहाँ जो परिवार के लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं, रिश्तेदार पसंद नहीं करते हैं। तो ये राजा के मृत्यु के बाद जो है हमको राज से निष्कासित कर देंगे, बाहर कर देंगे, इसलिए राज्य ये चला जाएगा। और रानी सुहांदी के कोई भी संतान नहीं होने के कारण ऐसा वो कर देंगे। इस तरह की बात जो है वो राजा वो छच से बताती है। रानी चूंकि चरित्रहीन थी, राय के जीवन काल में ही उसने ये छच से प्रेम प्रसंग करना शुरू कर दिया था। चच एक ब्राह्मण लड़का था और वो उसी राज्य में, जो राय का राज्य था, उसी राज्य में वो एक नौकरी करता था। उसके संतान न होने के कारण, क्योंकि सच जो है नौजवान था, सुंदर ब्राह्मण था, रानी की मोहब्बत दिनों दिन बढ़ती रही जा रही थी, इसलिए रानी सुगंधी ने सभी सामंतों और आलोर शहर के गणमान्य लोगों को बुलाया और बुला करके सभी सभी जब सभा में उपस्थित हो गए तो रानी ने बताया कि राय सासी की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है, ना ही उनसे कोई मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। इसलिए राज्य को संभालने के लिए, या कौन संभालेगा, इसलिए हमारा ये कहना है कि राज्य जो है चच के अधिकार में चला भी गया है, इसलिए चच की शादी मेरे से करवा दी जाए, जिससे ये राज्य बना रहे। इस बात को सभी गणमान्य लोग, जो सामंत लोग इकट्ठा हुए थे उस रानी के महल में, तो वो सहमत हो जाते हैं और राजभवन में रानी सुगंधी और चच का विवाह संपन्न करवा दिया जाता है। समय के साथ साथ चच और सुगंधी के दो पुत्र हुए, जिनका नाम दाहिर है। आपने सुना होगा दाहिर का नाम। जब ये मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर से युद्ध हुआ था 712 ईसा बाद, तो वो हम आगे एक वीडियो आपको जो है अलग से बनाकर देंगे। तो उसके पहले लड़के का जो बड़ा लड़का था उसका नाम था दाहिर, और दूसरा जो लड़का था वो दाहर सियाह था। एक पुत्री भी उसके हुई जिसका नाम बाई था। चचनामा के भीतर उन सभी बातों का जिक्र है जो विलियम म्यूर ने अपनी किताब खलीफाओं के इतिहास में लिखी है। जब चच रानी सुगंधी के पास आता है और कहता है कि शत्रु मेरे द्वार पर आ गए हैं, पहुंच चुके हैं और साम्राज्य पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, इस बात पर जब चच ये कहता है कि शत्रु जब द्वार पे पहुंच गए हैं और वो अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो रानी सुगंधी जो है वो हंस पड़ती है और हंसते हुए बोलती है कि मैं एक नारी हूं जो पर्दे के पीछे रहती हूं। यदि मुझे लड़ना हो तो आप ऐसा करो कि आप हमारे कपड़े जो है आप पहन लो, और जो आपके कपड़े हैं वो हम पहन लेते हैं और हम स्वयं जाकर के युद्ध करते हैं। इस पर चच जो है वो काफी शर्मिंदा हो जाता है और युद्ध करने के लिए वो आगे बढ़ता है। और चच रानी सुगंधी की बात जो है मानकर उसने वीरों के वस्त्र पहन करके रण क्षेत्र में आगे कूद पड़ा। उधर महाराणा ने अपनी सेना को कई दिशाओं में लगा रखा था। जो शत्रु थे महाराणा,
तो वो कई दिशाओं में अपने शत्रु लगा रखे थे। इसके अतिरिक्त एक अग्रिम पक्ष और दूसरा पिछली तरफ से युद्ध की शुरुआत अब हो जाती है और तमाम योद्धा महाराणा के वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये युद्ध देखते हैं महाराणा कि हमारे योद्धा, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, इसे देख करके वो महाराणा ने युद्ध के समय में ही चच से संधि हेतु प्रस्ताव भेज दिया कि मैं और तुम दोनों लोग इस सिंध प्रांत के दावेदार हैं। चलो हम और तुम आपस में ही युद्ध कर लेते हैं और जो जीतेगा तो ये राज्य उसी का होगा। तमाम राज्य जो सैनिक हैं उनको युद्ध में क्यों मारा जाए। चच ने इस पर जवाब दिया कि मैं एक ब्राह्मण हूं और इसलिए तुम लोगों की तरह घोड़े में बैठ करके युद्ध नहीं कर सकता। धरती पर आकर लड़ो और मुझे झुका दो। चित्तौड़ का महाराणा को अपनी वीरता पर और शरीर की बल पर पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था कि चच का जो है मैं एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वह तुरंत घोड़े से उतर करके और पैदल ही आगे बढ़ा। चच भी घोड़े से उतर करके पैदल हो गया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन मगर बात जींस कसने वाले जो थे, जो घोड़े के जींस कसते हैं, उससे उन्होंने ये बात पहले कह रखी थी, ये बोल रखी थी कि घोड़े को जो है जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे पीछे जो है आप घोड़े को लेते आना। और इसी प्रकार से वो उसके जो 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 घोड़े का कसने वाले थे वो उसके पीछे पीछे घोड़े को लेकर के चलने लगे। दोनों एक दूसरे को जब काफी नजदीक आ गए और चच ने धोखे से अपने घोड़े पर चढ़ गया और महाराणा पर अचानक आक्रमण कर दिया और एक ही बार में महाराणा का सर धड़ से अलग कर दिया और चित्तौड़ में विजय हासिल कर ली। इसके बाद आगम की जो विधवा रानी थी उसने दूसरा विवाह किया और अपनी भतीजी का विवाह आगम के पुत्र से, जिसका नाम था चंद्र, श्रीचंद से करता है। इसके बाद चच हथियार बंद सैनिकों को बुलाता है और ये निर्देश देता है कि मैं बुद्ध रक्षित समन से बात करूंगा। ये एक बुद्ध रक्षित जो है, ये समन जो है जिसको बोला गया है, ये बौद्धिस्ट है, बौद्ध भिक्षु है। तो वो कह रहे हैं मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन जब मेरी बात पूरी हो जाए और उसके बाद मैं तुम्हारी ओर देखूंगा और जैसे मैं तुम्हें देखूं तो तुम अपनी तलवार से उस सामानी यानी बौद्ध भिक्षु का सर धड़ से अलग कर देना। लेकिन चच उस समय से बात करते करते समन से भयभीत हो जाता है, उस बौद्ध भिक्षु से स्वयं भयभीत हो जाता है और चच फिर क्षमा मांगता है, उसे क्षमा मांग करके वहां से वापस अपने राज्य की ओर आ जाता है। तो साथियों, आज का वीडियो यही है। आगे मैं आपको जो मोहम्मद बिन कासिम है और ये दाहिर है राजा वहां का, तो अब इसके विषय में मैं आपको एक वीडियो नया लाऊंगा। तो साथियों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे ये वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। धन्यवाद।